अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। तो रिकॉर्डिंग पे ही नहीं था। नहीं बंद हुआ ना, उस रिकॉर्डिंग चली गई, मिसप्लेस हो। इसको 5 मिनट देखते हैं। तो कितना दूर का है? वीडियो को निकाल लेंगे, एडिट कर लूँगा। टाइटल तो पढ़ ले। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ एमआरएफ बिकम द प्राइड ऑफ इंडिया। देखते हैं आज की किसको पता था कि कभी बलून्स बेचने वाला आज बिलियन डॉलर्स की कंपनी खड़ा कर देगा, जो आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चरर है। इंडियंस कभी क्वालिटी टायर नहीं बना पाएंगे, ये कहने वाले फॉरेन ब्रांड्स को एमआरएफ ने न सिर्फ अपने देश से निकाल फेंका, बल्कि उनके ही देश में जाकर आज उनसे ही कॉम्पीट कर रहा है। आज के बाइक्स, कार्स, बस, ट्रक्स एंड जेसीबी के साथ साथ इंडियन एयरपोर्ट्स के सुखोई एयरक्राफ्ट्स का भी टायर बनाता है। साल 2011 से 2021 तक एमआरएफ का शेयर प्राइस 12 गुना तक बढ़ चुका था। यानी कि अगर आप 2011 में एमआरएफ का 1 लाख का शेयर लेते तो 2021 तक आपके पास 12 लाख रुपए होते। और ये भी बताता चलूं कि एमआरएफ का शेयर आज के डेट में इंडिया का सबसे महंगा शेयर है। आज इन्होंने इंडिया के टायर मार्केट का 25% शेयर पर कब्जा कर रखा है। साथ ही ये 65 से ज्यादा देशों में अपने टायर्स को एक्सपोर्ट करता है और इसका केवल विदेशों से ही $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कैसे एक बलून बेचने वाले ने दुनिया का दूसरा टफेस्ट टायर बनाने वाली कंपनी को खड़ा कर दिया, वो भी तब जब इंडियन मार्केट में फॉरेन ब्रांड्स का दबदबा हुआ करता था। और वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिसके दम पर एमआरएफ ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी झंडा गाड़ा। ये साल था 1979, जिसमें एमआरएफ का ऑफिशियल नेम मद्रास रबर फैक्ट्री रखा गया था। लेकिन इससे पहले इस कंपनी का नाम मैंसफील्ड टायर एंड रबर हुआ करता था और 1956 के लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी ने टायर बनाना शुरू किया था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है आजादी के पहले से। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत को आजादी काफी मुश्किलों से मिली थी और लोगों से छोटा बड़ा जितना भी हो पाता था वो आजादी की लड़ाई में साथ देते थे। ऐसे ही एक बैंक और न्यूज़पेपर के ऑनर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर्स में छापा करते थे एंड उनके इसी काम को देखते हुए हुकूमत ने उनकी पूरी संपत्ति जब्त करने के साथ ही उनको 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि एमआरएफ के फाउंडर केएम ममेन मप्पीलाई के फादर थे। ममेन केरला के एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे हुए थे। बचपन से ही वो एक एम्बिशियस लड़के थे और कभी भी बड़ा सोचने से नहीं डरते थे और उनकी यही क्वालिटी आगे चलकर उनको बड़ा आदमी बनाती है। जब उनके फादर को जेल में डाला गया था तब वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे एंड उस इंसिडेंट के बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जैसे तैसे करके वो कॉलेज से ग्रेजुएट कर पाए। अब उनके फैमिली की जिम्मेदारी उनके सर पर आ चुकी थी। शुरुआती समय में वो मार्केट से बलून खरीदते और उनमें हवा भरकर बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन पर जा जाकर बेचते थे। इस काम से उनका उनके फैमिली का जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे क्योंकि उनको तो कुछ बड़ा करने की भूख थी। इसलिए 1946 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटा सा बलून मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप किया, जहां वो अब खुद से बलून बनाते और फिर इसमें हवा भरकर मार्केट में बेचते। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था एंड अब वो पहले से ज्यादा मार्जिन कमा पा रहे थे। कुछ सालों तक टॉय बलून्स बनाते बनाते उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि बलून भी रबर से ही बनती है और टॉयज भी, तो क्यों ना टॉय बलून्स बनाने के अलावा टॉयज भी बनाना शुरू कर दिया जाए। एंड इसी आइडिया के साथ 1949 से उन्होंने टॉयज बनाना भी चालू कर दिया एंड उनका ये बिजनेस उनको डबल मार्जिन कमा कर दे रहा था। हालांकि इस सक्सेस से भी ममेन खुश नहीं थे। उनको तो तलाश थी एक बड़ी और बेटर अपॉर्चुनिटी की, और किस्मत तो देखो कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है। दरअसल उसी समय उन्हें अपने कजन के टायर रिथ्रेडिंग बिजनेस के बारे में पता चलता है, जहां वो काफी सारे टायर रिथ्रेडिंग प्लांट्स का यूज किया करते थे, जिसमें वो पुरानी टायर्स के ऊपर नई थ्रेड पैटर्न चिपका देते थे, जहां वो टायर्स को बिल्कुल नए की तरह बना देता था। यहाँ ममेन ने एक प्रॉब्लम नोटिस किया और बाद में जाकर उसको अपने प्रोडक्ट से सॉल्व किया। दरअसल जो थ्रेड पुरानी टायर्स को नई करने के लिए यूज होते थे वो एक तो विदेशी ब्रांड्स बनाया करते थे, ऊपर से उनकी क्वालिटी भी कोई खास नहीं होती थी। ममेन ने देखा कि मार्केट में कोई लोकल प्लेयर नहीं है जो इस तरह के थ्रेड रबर को बनाता हो। इसी गैप को समझते हुए 1952 में उन्होंने थ्रेड रबर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। उनका बनाया गया थ्रेड रबर बाकी के फॉरेन ब्रांड्स के कंपेयर में इतना अच्छा निकला कि सिर्फ 4 सालों के अंदर उनकी कंपनी ने थ्रेड बिजनेस के 50% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया
और कई सारे फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट से एग्जिट करने पर मजबूर कर दिया। इतने कम समय में इंडिया के इस मार्केट पर राज करने के बाद मोमेन ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो पूरी टायर ही बनाना शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने टायर मार्केट में एंटर करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को समझा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल बात ये थी कि मोमेन को थ्रेड रबर बनाने का एक्सपीरियंस तो था, जिससे वो टायर भी बना सकते थे, लेकिन क्वालिटी टायर बनाने के लिए उन्हें कोई फॉरेन ब्रांड की टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी। कई सारी कंपनी से बात करने के बाद अमेरिका की एक कंपनी सामने आती है जिसका नाम था मैन्सफील्ड टायर एंड रबर। मोमेन ने उनके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करके उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया एंड अब ये क्वालिटी टायर बनाकर इंडिया में मैन्सफील्ड टायर एंड रबर के नाम से बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मैन्सफील्ड टेक्नोलॉजी से बने टायर्स अमेरिका के लिए तो अच्छे थे, लेकिन इंडियन कंडीशंस के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थे और इसी बात का फायदा उठाकर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन कंपनी टायर बनाने के लायक ही नहीं है। दरअसल उस समय इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डनलॉप, फायरस्टोन और गुडईयर जैसे 3 मल्टीनेशनल कंपनीज इस हद तक डोमिनेट कर रहे थे कि टायर का प्राइसिंग, प्रोडक्शन और यहाँ तक कि सप्लाई भी खुद से ही डिसाइड करते थे और किसी भी नए प्लेयर को मार्केट में उतरने ही नहीं देते थे। बाई चांस मैनफील्ड जैसा कंपनी आ भी जाए तो ये उसको बदनाम करके मार्केट से आउट कर देते थे, लेकिन एमआरएफ हार मानने वालों में से नहीं था। दरअसल तीनों मल्टीनेशनल ब्रांड्स में डनलॉप सबसे बड़ा प्लेयर था। डनलॉप इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर्स लेने के मामले में सबसे ज्यादा आगे था और एमआरएफ को गवर्नमेंट का थोड़ा ही ऑर्डर दिया जाता था। डनलॉप एक अनफेयर कंपटीशन कंडीशन क्रिएट कर रहा था, जो कि देखा जाए तो अनफेयर कंपटीशन ना सिर्फ बिजनेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ही घातक हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि वॉर के टाइम पर ज्यादा पैसे डिमांड करके या फिर सप्लाई कट करके ये कंपनीज देश का फायदा उठा सकती हैं। ये सब देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने मार्केट में फेयर कंपटीशन का माहौल क्रिएट किया और अपने होम ग्रोन कंपनीज को सपोर्ट करना शुरू किया। एमआरएफ ने मार्केट में अच्छा खासा शेयर पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दी थी। दरअसल इस कंपनी ने इंडियन रूट्स के अकॉर्डिंग टायर बनाने के लिए साल 1963 में अपना रबर रिसर्च सेंटर सेटअप किया और कुछ ही दिनों में इसने ये टायर बना भी लिया। शुरुआती दिनों में ये कंपनी टायर्स को B2B फॉर्मेट में बेचा करती थी, लेकिन उन्हें रिटेल सेगमेंट में भी एंट्री लेना था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि OEM कंपनीज MRF की टायर्स को यूज करते ही नहीं थे। OEM का मतलब ऐसी कंपनीज जो गाड़ियों के पार्ट्स को खुद बनाती हैं और उन्हें खुद ही असेंबल करके बेचती हैं। अब MRF के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अब ड्राइवर्स का सेकंड चॉइस बने, यानी कि ऐसे कस्टमर्स को पकड़ें जो अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाने वाला हो। हालांकि ये उतना आसान नहीं था, इसलिए MRF ने एक ऐसे इंसान को हायर किया जिसे फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। जी हाँ, उस इंसान का नाम है एलिक पद्मसी। अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये वही इंसान है जिसने बजाज, सर्फ और फेयर एंड हैंडसम का फेमस एड कैंपेन बनाया हुआ था। MRF का एड कैंपेन बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले फील्ड में जाकर कई सारे ट्रक ड्राइवर्स से बात किया और इस सर्वे में उन्हें पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टायर्स की जरूरत है जिससे ये लंबे समय तक टिक पाएं। एंड इसी नीड को हाईलाइट करते हुए अलिक ने MRF मसल मैन का एड बनाया था। इस एड को टीवी कमर्शियल्स और बिल बोर्ड्स पर शो किया गया था, जिसकी वजह से आम लोग इसको पहचानने लग गए थे और जब भी टायर चेंज कराना होता था तो वो MRF की टायर ही लगवाना पसंद करते थे। अब मार्केटिंग और रिसर्च के दम पर MRF ने हाई क्वालिटी टायर बनाने के साथ ही कंज्यूमर्स को अपने साइड करने में कामयाब हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट का अच्छा खासा शेयर मिला। ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इंडियन मार्केट पर राज करने के बाद MRF ने अपने टायर्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया था और यहाँ से MRF एक इंडिया का मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुका था। जल्द ही 1967 से MRF ने USA में भी टायर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और ये इंडिया का पहला ऐसा कंपनी था जिसने US को टायर एक्सपोर्ट किया था। कभी खुद के देश में फॉरेन ब्रांड से हार जाने वाला आज उनके ही देश में उनसे ही कॉम्पीट कर रहा था। अब साल 1970 आ चुका था और इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो कर रहा था। अब पहले के मुकाबले इंडिया के सड़कों पर काफी सारी गाड़ियां चल रही थी। इसी साल MRF ने गाड़ियों की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए केरला के कोट्टयम में अपना दूसरा प्लांट भी स्टैब्लिश कर दिया। 1973 में अब MRF ने नायलॉन टायर्स को भी डेवलप कर लिया था, जो सस्ता के साथ साथ टिकाऊ भी थे।
नायलॉन टायर्स का डेवलपमेंट एमआरएफ के लिए एक ग्रेट स्ट्रेटजी साबित हुआ, जिसकी वजह से एक तरफ तो फॉरेन ब्रांड्स मार्केट से एग्जिट कर गए और दूसरी तरफ इंडियन कंडीशंस में नायलॉन टायर्स ज्यादा सुटेबल थे। देखा जाए तो एमआरएफ शुरुआती दिनों में केवल बस और ट्रक्स का टायर बनाता था, लेकिन नायलॉन टायर्स के आते ही इसने पैसेंजर कार्स के सेगमेंट में भी एंट्री मार ली। नायलॉन टायर्स इंडियन मार्केट में धूम मचा रहे थे और एमआरएफ के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1979 में मैंसफील्ड टायर एंड रबर के साथ एमआरएफ का रिलेशन खराब होने लगा और आखिर में जाकर ये दोनों अलग हो जाते हैं और फाइनली एमआरएफ का नाम बदलकर मद्रास रबर फैक्ट्री रख दिया गया। अब एमआरएफ एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन चुका था और अब तक ये भारत से लेकर विदेशों तक में छा चुका था। लेकिन एमआरएफ के लिए ये सक्सेस काफी नहीं था। एमआरएफ का मिशन था कि वो टायर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। इस मिशन को पूरा करने के लिए इसने कई सारी विदेशी कंपनीज के साथ टाई अप किया और खुद को साल दर साल इम्प्रूव करते गया। इसलिए साल 1988 में जब मारुति ने इंडिया में अपनी मारुति 800 कार को लॉन्च किया था तो उसमें एमआरएफ के ही टायर्स लगे हुए थे और फिर 1990s में बजाज के 2 व्हीलर्स भी एमआरएफ के टायर्स के साथ ही लॉन्च किए गए। मारुति और बजाज जैसे व्हीकल्स में एमआरएफ के टायर्स लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। खैर, अभी तक एमआरएफ बस, ट्रक्स, कार्स और मोटर बाइक्स के लिए टायर बनाते थे, लेकिन एमआरएफ ने 2004 में जिग्मा सीरीज के टायर्स डेवलप किए, जो कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि जेसीबी और एग्रीकल्चर मशीन्स में लगाए जाते थे। फिर 2006 में हाई परफॉर्मेंस टायर की नीड को पूरा करने के लिए इन्होंने एसयूवीज के लिए एमआरएफ वांडरर और मोटर बाइक के लिए एमआरएफ मीटियोर जैसे टायर बनाए और 2008 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स के लिए भी टायर बनाए थे। इन्हीं एक्सपेंशंस की वजह से एमआरएफ ने 2007 में टोटल $1 बिलियन का टर्नओवर किया था और ऐसे ही 2011 यानी कि सिर्फ 4 सालों के अंदर एमआरएफ ने $2 बिलियन का टर्नओवर अचीव किया था और आज की डेट में एमआरएफ का वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और सिर्फ विदेशों से ये साल का $3 बिलियन यानी कि 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एमआरएफ टायर्स के बिजनेस में तो धूम मचा ही रही थी, लेकिन वो इस बिजनेस को अब डाइवर्सिफाई करने का सोचते हैं एंड इसलिए 1989 में एमआरएफ दुनिया का सबसे बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड हैस्ब्रो इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेशन करता है और उसी साल एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल पेंट्स भी बनाने लगता है और यहाँ तक कि एक इटली की कंपनी के साथ मिलकर कन्वेयर बेल्ट, जो कि आप एयरपोर्ट्स पर देखते हो, वो भी बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे अब एमआरएफ को फ्यूचर का डर तो था नहीं, क्योंकि कोई भी गाड़ी लॉन्च होगी तो टायर्स तो लगने ही थे, लेकिन फिर भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती। इसलिए एमआरएफ ने टायर्स के अलावा टॉयज, इंडस्ट्रियल पेंट्स और कन्वेयर बेल्ट बनाने में भी फोकस किया। जैसा कि आपने देखा कि एमआरएफ मार्केटिंग में काफी ज्यादा सीरियस है और इसलिए उन्होंने सीधे फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग को हायर किया था। लेकिन इस बार एमआरएफ ने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई कि वो हर बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। दरअसल एमआरएफ ने अपनी मार्केटिंग के लिए इस बार क्रिकेट को चुना था। उसमें भी उन्होंने अपना लोगो पहले सचिन और उसके बाद विराट कोहली के बैट पर लगाया। लेकिन सचिन और विराट ही क्यों? इस पर एमआरएफ का कहना था कि वो खुद अपने फील्ड के बेस्ट हैं, तो उनका लोगो भी क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर पर ही लगना चाहिए। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एमआरएफ का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसकी वजह से उन्होंने मारुति और बजाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। बात कुछ ऐसी थी कि सचिन या फिर विराट को एमआरएफ वाले बैट से खेलते हुए देखकर गली मोहल्ले के बच्चे एमआरएफ लोगो वाली बैट्स खरीदते थे और जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो एमआरएफ का टायर वाली ही गाड़ी खरीदेंगे। यानी कि एमआरएफ का नाम बचपन से ही लोगों के दिमाग में भरा गया था एंड इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस अंदर की बात को जानकर महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स और यामाहा जैसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स भी एमआरएफ के साथ कोलैबोरेट किए। अब एमआरएफ के अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए उन्हें और भी रिसर्च करने की जरूरत थी। इसलिए साल 2016 में एमआरएफ ने चेन्नई में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला, जहां वे एडवांस टायर टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स बनाने पर फोकस करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एमआरएफ को 2024 तक 14 बार जेडी पावर अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दूं कि जेडी पावर अवार्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये उसी को दिया जाता है जो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन कर पाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन में स्ट्रॉन्ग चाह रखने से कोई भी आदमी मल्टीनेशनल कंपनी को भी हरा सकता है, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि उनके देश में जाकर। एमआरएफ के फाउंडर मम्मेन जी के इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से उन्हें 1993 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और इस अवार्ड को पाने वाले
वो साउथ इंडिया के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बने। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि आम लोगों के कंपेयर में मारवाड़ी लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जी देख जनाब, सकते आपने हैं। देखा बाकी MRF कंपनी, नहीं कट लो, कट ऑफ दोबारा। MRF ना, ऐसा तो आपका थोड़ा कैमरे में आप थोड़े कट रहे हो। सही है। सही बोल रही हूँ ना? MRF नहीं आया। MRF सही बोल रही हूँ ना? तो जी जनाब, आपने देखा MRF कंपनी, जो एक बलून बेचने वाला आज इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर, मालिक, और वो कैसे हुआ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताते गए कि ये इस तरह, और जिन्होंने बताया वो नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से बताया, डिटेल जो हमें एक एक बारीकियाँ समझ आई है, कि चीज़ डिटेल्स में बताई है और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आया। और हमें हैरानगी होती है कि एक बलून बेचने वाला बंदा आज पूरी कंपनी का मालिक कैसे हुआ। अगर इंसान दिल में ठान ले कि मुझे ये करना है, मुझे अपने मिशन तक पहुंचना है, तो वो क्या कुछ नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल वो बना सकता है। तो आप देखें कि आज वो क्या कुछ नहीं, पैंट वो बना रहा है MRF, और रबड़ की चीज़ें वो बना रहा है, टायर वो बना रहा है, टॉयज़ वॉयज़, यानी काफ़ी चीज़ों में ही आगे देखो। और इनका जो तब्दीली आई है इनके शादी के बाद, कि इनकी वाइफ ने कहा कि अगर आप बलून ख़रीद रहे हो तो हम घर से करते हैं, हम बनाते हैं। तो वो एक चीज़ एक माइंड में चलती है, हम इतनी सी चीज़ हम बना रहे, तो हम आगे 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 आगे, आज वो क्या से क्या हो गया, कितना कुछ इन्होंने बना मतलब यूँ लिया। समझ लें कि इंसान अगर चाहे तो, अगर इंसान अपने आसपास के माहौल पे नज़र रखे, अपनी चीज़ों पे नज़र रखे, अपनी जो उसको सीखने को मिला, जैसे रबड़ से काम शुरू किया, तो आप नोट करें कि रबड़ से ही उसने अपने काम को, अपनी चीज़ों को बढ़ाया, एक चीज़ के अंदर घुस गए वो, यानी एक चीज़ को और मज़ीद। अब मिसाल के तौर पर ज़्यादातर ज़िंदगी में नाकाम कौन होते पता है? जो चार दीवारी में रह के जितना उनके सामने है उससे ज़्यादा सोचते भी नहीं है। सोचते भी उन्होंने नहीं खुद है। सोचा कि यार रबड़ से मैं जब बलून हाँ। बना रहा हूँ, तो यार रबड़ से टायर भी बन सकता है, रबड़ से ये बिल्कुल। भी बन सकती है। तो उन्होंने फिर रबड़ का जो टायर का कवर बनाया, फिर उसके बाद पहले खिलौने शुरू किए, हाँ। फिर उसके बाद टायर तक, फिर आखिरी में अब देखें तो एयरक्राफ्ट के टायर तक। बड़ी फिर बात है। फिर दूसरी चीज़ है कि आप अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ भी बना लें, अगर दुनिया को नहीं पता, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई है, तो उन्होंने कितनी खूबसूरत आखिरी में मार्केटिंग की। सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली भी, हाँ। उनके खर्च तो आया होगा, क्योंकि उन्होंने उनके बैट पे अगर आप अपनी कंपनी का नाम लिखवाना चाहते हो, ब्रांडेड अच्छा, हो जाए। अच्छा फिर बच्चों को MRF के बारे में पता चल गया, बिल्कुल। आज इतना बड़ा नाम है। अब आप देखो ना कि जो बात थी इनकी ये थी कि इन्होंने आज़ादी के टाइम पे, ठीक है, आज़ादी से पहले इन्होंने जो स्ट्रगल इनका दिखाया गया कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, तो जिन्होंने इतना फेस ऑफ किया हो ना, वो कभी भी हार नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि वो फेस ऑफ करते हुए आए। और जिस तरीके से ये ब्रांड लेके चले MRF बहुत ही अब मल्टीनेशनल ब्रांड बना हुआ है। अमेरिका, UK, USA, मैं बता रहा हूँ, शायद इन्होंने फिर भी कम कहा है कि हर जगह इनका ब्रांड फैला हुआ है MRF के नाम से। और सचिन तेंदुलकर वाहिद एक क्रिकेट ऑफ गॉड कहते हैं ना उनको, तो ठीक है, तो एक बहुत बड़े ब्रांड है वो, तो ठीक है, आप उनको अगर लेके चलो, उनके मतलब के बैट पे आप स्पॉन्सर उनको बनाओ। और सेकंड विराट कोहली, तो मैं बोलता हूँ कि आप पूरी इंडिया में छा गए। और सचिन ने जब बैट बनाया था ना, चलो वो एक उनका टाइम था, ठीक है, टाइम चल रहा था MRF का, लेकिन जब सचिन ने जब ये ऐड बनाया था ना MRF नंबर 1 टायर, ओहो, उसके बाद तो बोलते हैं बैट भी MRF के आने चाहिए, टायर भी MRF के आने चाहिए, गाड़ियों में स्टिकर MRF के लग रहे। अच्छा ये चीज़ हुई कि वो MRF टायर की कंपनी थी, सचिन और विराट के बैट पे वो लगा, तो लोगों को ये लगा कि MRF बैट होता है, बैट ही है, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने बच्चों को भी वही बैट चाहिए था। हाँ। बहुत MRF सारे के। इन्होंने स्पॉन्सर भी किया है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारा मतलब कि डोनेशन भी किया है, कि ट्रैक सूट भी बनाए MRF के, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है। तो ये सारा जितना भी मवाद था ना, ये सारा एक ब्रांड से होता है। तो ये ब्रांड यकीनन मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो क्या करना चाहिए आज हमें? वाइंड अप करना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।